हेलो क्लास 9 के निबन भी गले बच्चा बच्चियों क्या हाल चाल। तो आज हम द फंडामेंटल लाइफ ऑफ यूनिट द बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए वीडियो तो लंबी हो सकती है, ज़्यादा नहीं, मैं 30 मिनट तक ही रखना चाहूँगा, 20 में ही ख़त्म करना चाहूँगा, पर मैं देखते हैं क्या होता है। बहुत डायग्राम मैंने इसमें लिखे हैं समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप अपने नोट्स रफ़ नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ में जो बोलता जाऊँगा इंपॉर्टेंट वो लिखते चले। आप एक अपनी रफ़ कॉपी में या फिर एक माइंड मैप सा बना लें। सेल क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ। क्या है सेल? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, और क्या है? द लिविंग सेल आर सेल्स। देखो, लिविंग सेल्स फॉर्म आ कंपोज ऑफ अ माइक्रोस्कोप यूनिट। इसका सेल स्टडी टू स्ट्रक्चर एंड कंपोज। जो देखो सेल के स्ट्रक्चर, कि सेल कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके ऊपर जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ये वाई है, ठीक है, साइटोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो। और ये पहला वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। सेल इज़ द बेसिक एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, हो गया इतना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं इतने में। अब आते हैं चलो थ्योरीज़ के ऊपर। सेल की डिस्कवरी ऑफ सेल, आ जाओ इस पर आ जाते हैं थोड़ा। तो देखो थ्योरी वर्जन से देखें, सेल को ना बहुत स्मॉल है, वो उसको निक आई से तो हम देख नहीं सकते, ये हमें पता है, तो हमें पता है। डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिंग डिटेल ऑन द माइक्रोस्कोप से देखा गया है। तो सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर किया वो रॉबर्ट हुक ने करा। 1665 में करा, 1665 में करा। उन्होंने सेल को ऑब्ज़र्व करा, पर उन्होंने जो सेल ऑब्ज़र्व करे वो सेल थे डेड सेल। उन्होंने डेड सेल को देखा सबसे पहले माइक्रोस्कोप में, क्योंकि और उन्होंने वो कैसे करा था, एक लकड़ी के कॉक से, एक पतली सी लकड़ी की कॉक होती है ना, उससे उन्होंने ऑब्ज़र्व करा था ये सब। वो सेल कैसे थे? डेड सेल होता है, डेड सेल का ऑब्जर्वेशन करा था। और फिर 1931 में डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस सेल की। सेल के अंदर जो होता है, सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ऐसा कहा जाता है ना, तो उस न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। ठीक है, अभी और थोड़ा सा इसको खींचते हुए तो देखो, ऑल लिविंग सेल आर कंपोजिंग सेल्स। ठीक है, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट, वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, और समझ गए तो थोड़ी थ्योरी और 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? डेड सेल ढूंढे थे। ठीक है, फिर आया 1674। ठीक है, उसमें क्या थे? ल्यूविन होके, आई थिंक ऐसे कुछ नाम था, स्पेलिंग यहाँ पर चल रही है। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने लिविंग सेल ढूंढे थे। ठीक है, स्पेलिंग है, आराम से पढ़ो, उसको लिखो। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व करा था, इन्होंने लिविंग सेल दिया था। फिर हमें पता है रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कब करा था? 1331 में। 1331 में न्यूक्लियस की बताया। 1331 कह रहा हूँ, 1831 में क्या बताया? न्यूक्लियस के बारे में बताया इन्होंने। क्या बताया? न्यूक्लियस। इसका स्क्रीनशॉट कोई लेना तो ले सकता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में बताया। फिर आई 1839 में हमारे आए पर किन जी परकिनिया जी, जो भी थे इनका नाम अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है, नाम बोलने में क्या गलती कर लो, पर लिखना सही है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक फ्लूइड सब्सटेंस के बारे में बताया जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्मा। ये किससे मिलकर बना था? ये बना था साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से मिलकर बना था प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, ये याद रखना। फिर हमें एक सेल थ्योरी बुक, मतलब एक सेल बुक की थ्योरी दी गई 1838 से 839 के बीच में।
CHLEIDEN CH1 डबल एन है, ठीक है। इनको लिखो अच्छे से। इन्होंने क्या कहा था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज सेल और द सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये कहा था इन्होंने है। और इन्होंने कहा था कि हमें ये नहीं पता कि भाई सेल ना अपने आप ही इन्होंने कहा था कि सेल अपने आप ही बन जाते हैं। इन्होंने ये सेल थ्योरी दी कि सेल अपने आप ही आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पर बाद में एक छोटी सी गलती निकली कि सेल आते जाते रहते हैं। जबकि पता है कि सेल कैसे बनते हैं, प्री एग्जैक्टिंग सेल से बनते हैं, जो पिछले सेल होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं नए सेल, है ना। तो इसी सेल की थ्योरी को बाद में किसने सही करा, विर चाओ जी ने, ठीक है। इन्होंने बाद में इसको सही करा। इन्होंने बताया कि सेल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ है। ये सारे ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने होते हैं। सेल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है, पर जो सेल होते हैं वो प्री एग्जैक्टिंग सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कही। 1885 में रॉबर्ट हुक आए जिन्होंने भाग दिया कि डेड सेल डिस्कवरी करी है। फिर एक और जन आया जिसने भाग दिया कि मैंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी है। फिर एक और जन आया जिसने कह दिया भाग दिया कि मैंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है। फिर एक और जन आया जिन्होंने बता दिया मैंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी है, जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर बना है, ठीक है। फिर ये दो कुछ बड़े से लोग आए जिन्होंने फालतू चीज़ों करी, हटाओ इन्हें। अब आते हैं, रिलीव करो यार, सुनते जाओ, बढ़ते जाओ आगे। बाद में इन्होंने क्या करा, टाइप्स ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेल और ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो होता है सेल, 2 तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है वो भी समझेंगे, टेंशन क्यों लेते हो भाई। यूनि और मल्टी क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ऑर्गेनिज्म है। और ईकार्योटिक प्रोकार्योटिक क्या है, वो सेल्स है, ठीक है, मजाक से हटके, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में 2 तरह के बेसिक ऑफ नंबर, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो एक सेल से मिलके बना है, ठीक है। मल्टी सेलुलर जो कि बहुत सारे सेल से मिलके बना है, मोर देन वन, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन डाल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यूनिसेलुलर क्या है, ये एक सेल से मिलके बना होता है और ये एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना होता है। कलर चेंज करते हैं, ठीक है। सेल और ये सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म पे था, एक कंपोस्ट ऑर्गेनिज्म बनाता है बॉडी को, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये सिंगल सेल कैरी करता है। मल्टी सेलर है, देखने इसमें ना एक सेल सारे फंक्शन करता है, पर मल्टी सेलर में अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। इसकी लाइफ स्पैन छोटी होती है, इसकी ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। इसके ये एग्जांपल हैं अमीबा, बैक्टीरिया, इसका फंगी, प्लांट, ह्यूमन, ये सब है मल्टी सेलर के एग्जांपल। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यूनिसेलुलर कौन थे, जो सिंगल सेल से बने हैं, जिसमें सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जो जिनकी लाइफ छोटी होती है। मल्टी सेलुलर बहुत सारे नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन करता है, लाइफ टाइम बहुत लंबी होती है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये और है डिफ्रेंशिएशन। सेल यूनिसेलुलर क्या होता है, सेल नंबर सिंगल सेल सिंपल, और ये लार्ज सेल, ठीक है। फंक्शन ऑल फंक्शन एक सिंगल सेल करता है, डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट सेल करता है। डिवीज़न ऑफ सेल, इसको किसकी रिक्वायर नहीं होती, इसमें डिफरेंट लोग डिफरेंट फंक्शन करते हैं। ये प्रोडक्शन ये सिंगल सेल से होकर बन जाता है, पर इसमें क्या करते हैं, इसमें लोग स्पर्म वो सेल्स रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर में सेल क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, लॉन्ग होती है, वही सब है, ठीक है। अब आते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, ठीक है। उनकी सेल जो होते हैं बहुत छोटे भी होते हैं, ठीक है, और कुछ बहुत बड़े भी होते हैं। जैसे कि देखो सेल की शेप क्या हो सकती है, रेक्टेंगल, स्पायरल, बहुत सारी शेप हो सकती है। यहाँ पे मैंने लिख सकती हैं सारी की सारी। ओवल हो सकती हैं, ठीक है। सबके अंदर अलग तरह के वैरायटी के सेल पाए जाते हैं।
बहुत सारे सेल बहुत छोटे होते हैं और उनका साइज़ कैसा होता है, रेड ब्लड सेल जैसा होता है। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल। ठीक है, एवरेज सेल साइज़ कितना होता है, 0.5 से 20 यू होता होगा कोई सेल का। यू एम यू कहते हैं ना, वही है ये। ठीक है, देखो ये है मस्कुलर सेल, ये है ब्लड सेल, ये है स्पर्म सेल, ये है नर्व्स सेल और ये है स्किन सेल। ठीक है, और भी बहुत सारे सेल होते हैं, बोन सेल होता है, ओवन सेल होता है, फैट सेल होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में अच्छे देर का। अब आजा थोड़ा डायग्राम को समझ लेते हैं प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक के। अभी समझेंगे, बट इसमें डिफ्रेंशिएशन समझ लेते हैं। ठीक है, तैयार हैं। प्रोकार्योटिक सेल जिनका मिनिमम साइज़ बहुत छोटा होता है, 1 से 10 नैनोमीटर समझ लो उनका। ठीक है, और प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें क्या होता है, न्यूक्लॉइड होता है। पुराने जैसे न्यूक्लियस होते थे ना, उनको हम न्यूक्लॉइड बोलते थे। ठीक है, और इनमें क्या होता है, ये ना ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते। प्रोकार्योटिक सेल यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लॉइड होता है। ठीक है, और इसमें सेल डिवीज़न बाय फिशिंग होती है या बाय ब्लडिंग होती है। ठीक है, और मेम्ब्रेन जो होती है सेल ऑर्गेन्स की, वो एब्सेंट होती है। पर यूकार्योटिक सेल में क्या होता है, सब कुछ होता है, उसका साइज़ भी बड़ा होता है, उसके आसपास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर न्यूक्लॉइड नहीं होता, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं, इनके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये अपनी सेल डिवीज़न माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल भी है। ठीक है, अब इनको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यह है पुराने ज़माने का सेल। ठीक है, यह है पुराने ज़माने का सेल, जिसमें क्या है, एक न्यूक्लॉइड है। ठीक है, ऐसा डायग्राम देख लो एक बार अच्छे से। इसके हल्के हल्के कुछ विंग्स जा रहे हैं, जैसे जैसे लहर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर राइजोसोम्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक ऊपर, और एक सेल वॉल है। ठीक है, इतना याद रखो। पर ये जो नया सेल है, इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एडजेसेंट सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोसोम, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइजोसोम, सब कुछ है। ठीक है, इसका डायग्राम भी देख लो, इस तरह का है। इसके अंदर सबसे बड़ा न्यूक्लियस, क्योंकि प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूम बड़ा होता है। अब आते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ सेल। सेल के वैसे 3 कॉम्पोनेंट हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। आज इन दोनों इनको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक एक करके समझेंगे सेल ऑर्गन्स को। आज अभी पहले हमें समझते हैं माइटोचॉन्ड्रिया। तो माइटोचॉन्ड्रिया को ना पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि माइटोचॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। अब भाई जाहिर सी बात है, क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना। तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है। क्या करता है, एटीपी जनरेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये अपना एटीपी जनरेट करता है, इस वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इसके पास 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक होते हैं आउटर मेम्ब्रेन, एक होते हैं इनर मेम्ब्रेन। और ये अंदर से ना थोड़ा फोल्ड टाइप से होता है, ऐसे फोल्ड टाइप से होता है ये। ठीक है, पूरा फोल्ड होता है एक जगह पर, है ना। और इसका मैक्सिमम साइज़ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ओवल टाइप का होता है, इसका पॉइंट 0.5 होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ये भी याद रखना कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। माइटोचॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एटीपी भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी डाल दिया, वाई आर द कार्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसके पास क्या होता है, अपना फूड बनाने के लिए इसके पास खुद का एटीपी होता है। एटीपी की फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एंडिनोसिस ट्रिफॉस्फेट, जो भी पढ़ लेना। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेल एक्टिविटी, जो एनर्जी होती है वो भी ये देता है, इसकी डीएनए भी यही देता है। इसके पास भी इसका खुद का डीएनए और प्रोटीन भी ये खुद बनाता है अपना। प्रोटीन, हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन भी बनता है। और इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहने की जगह हम इसको स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोरेज बैटरी। अब इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं।
बाई चांस कुछ ना है तो डायग्राम बना के आ जाना। देखो एक लेयर जाती है, ठीक है, उसके नीचे भी एक लेयर होती है क्योंकि डबल लेयर होता है। अंदर से ऐसे फोल्ड टाइप से स्ट्रक्चर बना देना है आपको, और इसके अंदर कुछ रेड रेड दिखाकर उसको डीएनए कह देना है, ठीक है। इसके अंदर स्पेस छोड़ना है। इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन दिखाने के बाद राइजोसोम दिखा सकते हो छोटे छोटे से, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा करके बनाना है। ये एक मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर कुछ इस तरह से फोल्ड टाइप सा ऐसे ऐसे करके फोल्ड टाइप से बना देना अच्छे से। इस पर अच्छे से बन नहीं रहा है ना क्योंकि ये फ़ोन पे बना रहा हूँ वीडियो, है ना। फिर अंदर ऐसे से कुछ कुछ रेड रेड से छोड़ देना। इसको बाद में क्या कर देना, इसको कह देना DNA। टीचर कौन सा असेस में जाकर चेक कर लेगी, है ना। ऐसा करके इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन दिखा देना, राइजोसोम दिखा देना और डीएनए दिखा देना, ठीक है। बस और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, इन सबको भूल जाओ, याद कर लेना पर दिखाना मत। इतना कौन दिखाएगा, याद भी नहीं रहता ना ये। मैंने इतनी सारी माइटोचॉन्ड्रिया की इतनी सारी चीज़ें डाल रखी हैं, हाँ डाल रखी होंगी, ठीक है। ऐसे बना के आ सकते हो। देखो जैसे इसमें दिखाया है, डीएनए की फुल फॉर्म भी लिख लेना, राइजोनियम एसिड, डेक्सोराइजोनियम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये ऐसे बना के आ सकते हो। वही है इसमें रेड प्लस सेल्स, ये जो फोल्ड होता है ना, ये फोल्ड होता है, इसको कहते हैं क्रिस्टेन, ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, और अंदर से फोल्डिंग होता है। ये सब समझ में आ गया। अब माइटोचॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैंने कहा था इसमें ये प्रोकार्योटिक नहीं होता। इसे सबसे पहले किसने देखा था, कोलिकुलर ने देखा था 1880 में। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल और स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोचॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइजोसोम होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, एटीपी जनरेट करना, जिससे कि हमें पावर मिल सके, हमारे सेल को एनर्जी मिल सके। और ये एटीपी प्रोड्यूस भी करता है, जिसे हम कार्बे साइकिल कहते हैं, उसके द्वारा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत इतनी सारी स्लाइड माइटोचॉन्ड्रिया की थी ये। चलो चलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं इनके, ठीक है। एक होता है आर और एक होता है SCR। देखो वो जिस तरीके का दिखता है, और ये होता है RER और ये होता है SCR। क्यों, क्योंकि RER पे क्या होता है, वो उस पर ना वो चिपका होते हैं, क्या कहते हैं, राइजोसोम। इसके ऊपर राइजोसोम चिपके होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये मटेरियल को पैकिंग का काम करता है। और ये ट्यूब टाइप से होता है। देखो इसकी शेप जो होती है वो थोड़ी ट्यूब टाइप सी होती है, ऐसे करके ट्यूब जैसी बना दो, लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब से वैसी होती है इनकी शेप। देखो ये दे रखा है इसका अच्छा सा डायग्राम। ये हमारे न्यूक्लियस है, ये RER है और ये SCR है, ठीक है। RER और SCR। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको गौर से देखोगे तो मैंने इतनी इमेजें इंस्टॉल्ट करी हैं आप सभी के लिए, ध्यान से देख के जाना, ठीक है। इन सबको ध्यान से समझ लेते हैं। देखो SCR क्या करता है, ये ट्यूबिक मेनली होता है और ये लिपिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड प्रोड्यूस करता है। इसके पास राइजोसोम नहीं होते हैं, इसके सरफेस पे राइजोसोम होते हैं। ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और ये भी ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर से बना होता है, वेसल टाइप के स्ट्रक्चर से, ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम करता है, ये सिस्टम बैठा रखा है इसे ट्रांसपोर्ट करने का। अभी किसका ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अंदर ना न्यूक्लियस के वो पूरे उसमें ना वो होता है, क्या कहते हैं, एक लिक्विड होता है, उसी का ट्रांसफ़र करता रहता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये रिपेयरिंग के लिए अपना जो है प्रोटीन सिंथेसिस जो करता है वो सब देता है। ये फैट प्रोटीन देता है हमें। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं हमारे बाहर के सेल की मेम्ब्रेन जो होती है, सेल की मेम्ब्रेन जो होती है, ये सेल की ये जो सेल है ना, मान लो एक सेल है, सेल की मेम्ब्रेन जो होती है ये टूटने वाली होती है, तो यही इसको सहारा देता है। ये प्रोटीन और उससे मिलकर बनी होती है। बाकी ये मैंने बता दें क्या क्या फंक्शन करता है। ये मैनेजिंग का काम करता है, ये एक तरफ से इसको मैनेजर मान सकते हो तुम, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। ये लिपिड और प्रोटीन की फोटोसिंथेसिस वो
सिंथेसिस करता है, उसका काम करता है, ठीक है। आ जाते हैं गोल्गी एपरेटर्स पर। गोल्गी एपरेटर्स क्या क्या काम करते हैं ये भी देख लेते हैं भैया। गोल्गी एपरेटर, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको। इसको कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, कह सकते हैं, पक्का नहीं है, ठीक है। और ये क्या होता है इसके अंदर ना, प्रोकार्योटिक एब्सेंट होता है इसके अंदर, आरबीसी होता है, ठीक है। और ये कुछ इस टाइप से दिखता है, गिलगिली शेप का, गिलगिली शेप का। ये ना पैकेजिंग का काम भी करता है, पैकेजिंग करता है, ट्रांसफ़र करता है सामान को। और ये शुगर क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स को शुगर भी बनाता है, ठीक है। ठीक है, ये रहे इसके फंक्शंस, पैकेजिंग करना, ये राइबोसोम की फॉर्मेशन भी करता है, ये सिंथेसिस भी करता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और सेल वॉल के आसपास भी फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे वो मतलब सेल के बाहर आ जा सके, इस टाइप का कुछ करता है, ठीक है। अब आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग लिखा हुआ भी है, लिखने की जरूरत है। सुसाइडल बैग कहते हैं हम किसको, लाइसोसोम को, ठीक है। क्योंकि अब ये कुछ इस तरीके का होता है, देखो लाइसोसोम एक गोल सा, एक स्मॉल मेम्ब्रेन होती है बस, ये ठीक है। देखो ये बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर पचा सकता है। इसके अंदर रेड ब्लड सेल एब्सेंट होते हैं। ये किससे बनता है, ये फोटोसिंथेसिस करने से बनता है, आरईआर और गोल्गी एपरेटर्स, गोल्गी बॉडी की, ठीक है। है ना, ये कोई भी पार्ट टूट जाए हमारे यहाँ का, तो उसको अपने अंदर मतलब मान लो एक सेल है, तो उसके अंदर कोई चीज़ ख़राब हो, किसी को कैंसर हो गया, तो वो पूरे सेल को कैंसर कर सकता है ना। तो वो क्या करता है, ये अपने अंदर ना लाइसोसोम उसको डिज़ोल्व कर लेता है, अपने अंदर उसको क्या कर लेता है, डिज़ोल्व कर लेता है। अपने सिस्टम को ऐसा बना रखा है कि वो उसे डिज़ोल्व कर लेता है। कोई भी बैक्टीरिया आ जाता है तो उससे बचने के लिए उसको डिज़ोल्व कर लेता है। सोशल बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी इसके अंदर कोई भी चीज़ आती है, तो ये मान लो कि पूरा सेल ख़राब होने वाला है, तो हमें जिससे कैंसर हो सकता है, पूरे सेल को फाड़ डालता है, बम ब्लास्ट हो जाता है ये, ठीक है। या फिर कोई छोटी मोटी चीज़ आई है तो है ना, तो उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गलती से कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई बहुत ही पतला सा, तो वो उसको अंदर अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, लाइसोसोम, ठीक है। आते हैं प्लास्टिड पे। प्लास्टिड प्लास्टिड ओनली किस में प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड ओनली प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट सेल के अंदर। और बहुत टाइप के प्लास्टिड होते हैं, इन सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमारे मेनली 3 ही प्लास्टिड पढ़ने हैं हमें, क्रोमोप्लास्ट, क्रोलोप्लास्ट और लाइकोप्लास्ट, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ना है। आ जाओ। प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल like mitochondria also have double membrane, have DNA and ribosome. इसको हम स्ट्रोमा भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट और लाइकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो ना कलर्ड प्लास्टिक होता है, ये ना, ये जो होता है ना, ये ना कलर देते हैं, जो हमारा प्लांट होता है उसको कलर देते हैं ये लोग, ठीक है। और लाइकोप्लास्ट के तो वो कलरलेस होते हैं, जैसे रूट होता है, रूट के अंदर होते हैं ना, ये रूट के अंदर होते हैं, जैसे रूट का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। देखो इनका डायग्राम, क्रोलोप्लास्ट का डायग्राम अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। इनके पास एक इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर स्पेस होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनके पास स्टोमा होता है, ठीक है। ये सब दे रखा है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ये कुछ इस टाइप से होते हैं, एक गुड्डा सा प्यारा सा, जिसके अंदर सिक्के रखे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। अब आ जाते हैं, वैसे 3 दे रखे हैं ना, हाँ एक रह गई, क्या कहते हैं, कौन सी रह गई, ये रह गई है क्रोलोप्लास्ट, इसको यहाँ पर समझ लेंगे। आ जाओ भाई, कौन सा कोई बड़ी बात हो गई। इसको हम कहते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल, क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। इसको हम कहते हैं किचन ऑफ सेल, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है, ये फोटोसिंथेसिस करने का काम आता है, फोटो
फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने का काम आता है। लिख लो ये तीनों प्लास्टिक के काम लिख लो कि जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर्ड होता है, वो कलर देने का काम आता है। जो लाइटोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है, वो रूट वगैरह में पाया जाता है। और जो हमारा साइ क्रोमोप्लास्ट होता है ना, ये क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करने का काम आता है। ये सनलाइट से फूड बनाता है, प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये तीनों सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होते हैं और ये किचन ऑफ द सेल होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, आता है राइजोसोम पे, राइजोसोम इतने देर से हम पढ़ रहे हैं कि भैया हाँ आर्य के पास भी राइजोसोम है, इसके पास भी राइजोसोम है, उसके पास भी राइजोसोम है। अब इनके बारे में पढ़ लेते थोड़ा। ये बहुत तरह के फॉर्म में होते हैं, ट्यूबिल, लैमिनी, बहुत सारी फॉर्म में सेल के पार्ट पर चिपके होते हैं अलग अलग। ठीक है, राइजोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ये आरएनए बनाता है। रेंडोन्यूक्लिक एसिड बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, डीएनए में हेल्प करता है। ये न्यूक्लियस के अंदर भी होता है। ठीक है, बात है वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम जो होता है ना वो फूड स्टोरेज के काम आता है और ये प्लांट सेल के अंदर ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। ये प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और क्या कहते हैं, इसका मेनली फंक्शन क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर रखना, शुगर, प्रोटीन सबको स्टोर करके रखना, ये इसका मेन पैन में। ठीक है, ये लार्ज होता है, 90% वैक्यूम जगह घेरे रखता है। ठीक है, अब वैक्यूम, हाँ मैंने वो सब कुछ बता दिया है। ये शुगर, एसिड सब कुछ अपने अंदर रखता है। ठीक है, बात है क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक ऐसी सी गोल सी बॉडी होती है भैया, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है सेल के अंदर, उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये किसी काम की नहीं आता ये एक्सचेंज द मटेरियल का काम आता है। ठीक है, और ये बाकी थोड़ा सा ट्रांसपोर्टिंग भी कर लेता है, लिक्विड के थ्रू ज़्यादा अच्छे से ट्रांसपोर्टिंग हो जाती है ना। ये फ्लूइड होता है। इनको 1862 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्लोरोप्लास्ट को, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनिज्म। लिविंग सेल ऑफ हैव जिसकी डिफरेंट शेप होती है, जैसे बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उनको कैसे समझेंगे देखो, सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से हैं, ये सब हैं। डबल मेम्ब्रेन वाले ये सब हैं। नॉन मेम्ब्रेन वाले ये सब हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आ जाए सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ठीक है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये ना जल्दी ही किसी चीज़ को अलाउ नहीं करती कि अपने अंदर आ जाओ मेरे अंदर, बिल्कुल अलाउ नहीं करती। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा, ठीक है, कहते हैं। और इसकी बाउंड्री जो होती है ना, कुछ ही चीज़ सेलेक्टेड चीज़ों के लिए आने देती है। ये दोनों बहुत सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल और प्लांट सेल सब में प्रेजेंट होती हैं। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, इसी वजह से जब तक बैक्टीरिया नहीं आ पाते, जब बैक्टीरिया आ जाते हैं तो ये वो इतनी भी ज़्यादा वो नहीं होती, ये लिपिड से मिलकर बनी होती है। मैंने बताया था लिपिड से के सिंथेसिस से मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन है ना, उससे मिलकर बनी होती है। और ये फ्लेक्सिबल होती है, इसको कोई जल्दी तोड़ नहीं पाता है। ये देखो कुछ इस तरीके की होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, आउटर मोस्ट चीज़ों को अंदर से आने रोकना, अंदर से बाहर सामान करना, खत्म बात, और कुछ नहीं है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे अंदर से बाहर होता है, बाहर से अंदर किस तरीके से करके वो होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस को समझते हैं। ऑस्मोसिस होता है कि बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये ना दो क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो सेल्स को भी सेपरेट करती है, इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है। सेल यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर में होते हैं। मान लो यहाँ पर H2O ज़्यादा है, यहाँ पर H2O कम है, तो ये इधर से इधर जाएगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन चलेगी। इसके लिए क्या होता है, एक सेमी परमिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और पर डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न में किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये गैस टाइप से होता है। इसमें सिर्फ गैस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक जाती है, उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, इतना ही याद रखना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता है, एंड टाइम पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखो ये देखो, ऑस्मोसिस पानी का फ्लोइंग होना, डिफ्यूज़न
पार्टिकल का मूवमेंट होना। ठीक है, देखिए अब देखो, ऑस्मोसिस दो तरह के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। जब कोई भी सॉल्वेंट मूव करता है, मैंने बताया था ना कि वो क्या कहते हैं, पानी मूव करता है तो वो सॉल्वेंट है ना। कोई भी सॉल्वेंट मूव करता है अंदर अंदर को तो वो था इंट्रोऑस्मोसिस, और बाहर को तो एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, और आते हैं कुछ तरह के सॉल्यूशन भी होता है मेरे पास। ठीक है, 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं मेरे पास, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। ठीक है, अब समझ लेते हैं आइसोटोनिक क्या होता है, यहीं पे समझा देता हूँ ना। आइसोटोनिक होता है जब पूरे सेल के बाहर H2O ज़्यादा होता है, H2O बाहर ज़्यादा होता है और अंदर कम होता है, जिस वजह से क्या कॉन्सेंट्रेशन होता है कि हर जगह से ना, हाइपरटोनिक से क्या होता है, हर जगह से पानी निकलने लगता है, हाइपरटोनिक से सेल सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, पर आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में अंदर भी H2 बराबर है, बाहर भी H2O बराबर है, तो अंदर बाहर जब होते रहते हैं तो इक्वल रहता है पानी, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पर हाइपोटोनिक में, हाइपर में क्या था, हाइपर में सारा पानी बाहर निकल रहा था, क्योंकि बाहर पानी की कमी थी, पानी कमी थी, अंदर पानी ज़्यादा था तो बाहर ही बाहर निकल रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सिकुड़ जाता है, सिंक हो जाता है। ठीक है, और जब आइसोटोनिक की बात करें, आइसोटोनिक में कुछ नहीं होता, आइसोटोनिक में बाहर अंदर दोनों तरफ बिल्कुल सही पानी है, तो जब भी वो बाहर अंदर होता है उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर हाइपरटोनिक में क्या होता है कि बाहर जो होता है ना, बाहर का पानी भी अंदर आने लगता है। ठीक है, तो ये और फूल जाते हैं, तो ये क्या होता है, और स्वेल हो जाते हैं, और स्वेल और फूल जाते हैं, क्योंकि इसमें हर जगह से पानी आ ही रहा है, इनके अंदर तो पानी है, बाहर से आता है, ये छोड़ते नहीं है पानी, इनके अंदर ही आता रहता है पानी, तो वो क्या होता है, हाइपरटोनिक। तो एक टर्म आते हैं इसमें, प्लाज्मोसिस, सेल वॉल के थ्रू जब ये सब काम होता है ठीक है, पानी लूज होता है तो वो क्या होता है, प्लाज्मोसिस होता है। ठीक है, हाइपो लेस, आइसो सेम, और हाइपर मोर, इन तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टॉनिसिटी भी कहते हैं इन तीनों को, इन तीनों सॉल्यूशन को टॉनिसिटी भी कहते हैं। सेल वॉल मैं आपको समझा चुका हूँ, ये इसका डायग्राम है, अच्छे से देख लेना। फंक्शन ऑफ सेल, सेल के फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाना, प्रोटीन से बनता है, ट्रांसपोर्टिंग करना। ठीक है, और सेल को बनाए रखना। और न्यूक्लियस पे आए थे, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसके अंदर राइजोसोम और डीएनए होता है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस क्या होता है, डबल लेयर्ड होता है। इसका फंक्शन क्या, ये जो डीएनए होता है इसको हम जीन्स भी कहते हैं। ठीक है, रुको जरा, और ये देखो ये होती है इसकी डबल मेमरी। ठीक है, इसके बाहर ये क्या होता है, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है न्यूक्लियस, इसके ऊपर से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके पास होल होते हैं हवा के आने जाने के लिए। ठीक है, ये सब सब्सटेंस को अलाउ नहीं करता, ये भी बहुत कम ही सब्सटेंस को अलाउ करता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी बहुत ही कम सब्सटेंस को अलाउ करती हैं आने के लिए। प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात कर लेते हैं। प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, इनके पास बड़ा वैक्यूम होता है ना। इनके पास इनका खुद का बहुत बड़ा वैक्यूम होता है, इनके बाप का माल चल रहा है जो इनके पास वैक्यूम होगा, है ना। और क्या होता है, और इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें सेम भी होती है, पर जो डिफ्रेंशिएशन है हम वो पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, देखो प्लांट सेल अपना खुद बनाते हैं, इनके अंदर लार्ज वैक्यूम होता है, और इनके अंदर प्लास्टिड होता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं, वो एनिमल सेल में नहीं होता। एनिमल सेल खुद खाना बनाते हैं, एनिमल सेल का वैक्यूम भी स्मॉल होता है। ठीक है, और इनके पास इनके पास प्लास्टिड भी नहीं होता है। ठीक है, और इनके पास हमारे प्लांट सेल के पास एक्स्ट्रा सेल वॉल होती है, एक्स्ट्रा सेल वॉल होती है, पर इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सिर्फ। ये इनका डिफ्रेंशिएशन, इनकी सिमिलरिटी क्या है, इन सब के अंदर, इनके अंदर माइटोचॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, गोल्गी एपिडेटा होता है, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, साइटोप्लास्ट होता है, सब कुछ होता है इनके अंदर। ठीक है, अब देख लेते हैं सेल डिवीज़न कैसे करते हैं। दो तरह से सेल डिवीज़न होती है, मियोसिस और
माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है कि कुछ कुछ हिस्से बढ़ जाते हैं ना, कुछ कुछ लोग अलग हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, माँ जब बच्चे करती है तो उनके अंदर सेम क्रोमोसोम होते हैं, पर मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं होगा। मियोसिस के अंदर सेल डिवीजन पे सेम क्रोमोसोम नहीं होते हैं, ठीक है। यही डिफरेंशिएशन होता है इनका बीच का, ठीक है। अब देखो ये माइंड मैप के थ्रू मैं आपको सब कुछ समझाते हुए चलता हूँ। एक वेरी क्विक रिवीजन लूँगा, बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं होगी, क्विक रिवीजन हो जाएगा हमारा भी, ठीक है। सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक जो पुराने होते हैं, यूकार्योटिक जो नए होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल क्या होते हैं, जिनकी लाइफ टाइम भी छोटी होती है, जिनका साइज़ भी छोटा होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। ये सिंगल सेल से बने होते हैं। और यूकार्योटिक सेल क्या होते हैं, ये बड़े भी होते हैं, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है। इनके क्या कहते हैं, इनके अंदर सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग काम करते हैं, इनके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। ये सब होता है, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल सेल, प्लांट सेल के अंदर हमेशा प्लास्टिड होती है, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होती है। प्लांट सेल के अंदर बहुत लार्ज वैक्यूम होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है, ठीक है। प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, एनिमल सेल नॉर्मली ऐसे खाना बनाते हैं वो कच्चा खाना खा जाते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड ऑफ सेल देख लेते हैं, 3 तरह के कंपाउंड ऑफ सेल होते हैं, 3-4 तरह के, ठीक है। सबसे पहले आती है सेल वॉल। सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये सिर्फ कुछ ही सेलेक्टेड चीज़ों को अंदर जाने देती है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन करती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, ये भी कुछ ही सेलेक्टेड चीज़ों को अंदर आने देती है, ठीक है। और ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और आते हैं न्यूक्लियस एंड न्यूक्लॉइड। न्यूक्लॉइड होता है प्रोकार्योटिक के अंदर और न्यूक्लियस होता है यूकार्योटिक के अंदर। इसको हम कंट्रोल सेंटर या ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये स्टोरेज, प्रोटेक्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, इसके अंदर अपना डीएनए होता है, राइजोसोम होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल ऑर्गेनिज्म। सेल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलके बनता है, ठीक है। मैंने बताया था ये भी तरह से हैं। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड होता है ना सेल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट आ जाते हैं कंपाउंड ऑफ द सेल हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम आर के बारे में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो भागों में बटा होता है, स्मूथ और रफ में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 भागों में बटा होता है, रफ में और स्मूथ में। तो इसमें क्या करते हैं, स्मूथ वाला क्या काम करता है, स्मूथ वाले के पास ना उसके पास राइबोसोम नहीं होते SER के पास, पर RER के पास राइबोसोम होते हैं और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। और लिपिड का सिंथेसिस कौन करता है, SER लिपिड बनाता है और RER प्रोटीन बनाता है। गोल्गी एपरेटस, जिन्हें हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। गोल्गी एपरेटर को हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, जो कि पोस्ट ऑफ द सेल भी होता है, जैसे ये कि ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करता है, पैकेजिंग करता है। और ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है, कॉम्प्लेक्स शुगर। लाइजोसोम को हम साइडल बैक ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अंदर ये कोई भी बीमारी इसके अंदर आती है तो ये इसको ऑब्जर्व करता है, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है और उसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है या फिर फट जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम माइटोचॉन्ड्रिया पे। माइटोचॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सबको बताएं, ठीक है। माइटोचॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ये ATP जनरेट करता है, ATP से एनर्जी लेता है, इसके पास खुद का DNA होता है, खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। और अब फिर हम आ जाते हैं साइटोप्लाज्म, मैंने बता दिया क्या होता है, फ्लूइड जो होता है लिक्विड के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। आता है वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम क्या होता है, स्टोरेज बैग होता है, और ये प्लांट सेल में सबसे बड़ा होता है, एनिमल सेल में बहुत कम होता है, ठीक है। प्लास्टिड क्या होता है, ये प्लास्टिड जो होता है ये प्लांट को कलर देने के लिए, उसका फोटोसिंथेसिस के लिए काम आती है। ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, 3 तरह की होती है,
क्रोमोप्लास्ट, लेकोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है जो कि कलर्ड होता है। लिकोप्लास्ट जो होता है वो होता है कलरलेस होता है। और साइटोप्लाज्म होता है जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेंट्रोइड। इस पे ये क्या होता है? प्लांट सेल के अंदर होता है। मैंने अभी बताया था आपको कि मैंने आपको बताया था प्लाज्मोसिस की तरह होता है ये भी, है ना। अब आया था हम सेल ऑर्गेनिज्म। हमने कर लिए, सब कुछ कर लिया हमने। थैंक यू फॉर, हमारा क्विक रिवीजन भी हो चुका है अभी। तो आप आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। अब जो हमारी 2-3 चीज़ें रह गई मैं उसको आपको समझा देता हूँ ज़रा। देखो, एंडोस्मोसिस जो अंदर होता है, एक्सोस्मोसिस जो बाहर मूवमेंट होती है, डिफ्यूज़न जो मूवमेंट होती है, आउटरमोस्ट सेमी परमिएबल के बीच में जो होती है रीजन मूवमेंट, वाटर की डिफ्यूज़न जो कि गैस की मूवमेंट होती है सेमी परमिएबल से। ठीक है। 3 तरह के सॉल्यूशन होता है, हाइपर, आइसो, हाइपो, है ना। हाइपो में क्या होता है? हाइपो में सब अंदर, वो आइसो में सब मीडियम रहता है, हाइपर में सब अंदर चला जाता है, आइसो में सब बाहर आता है, ऐसा करके कुछ होता है। ठीक है। आराम से बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया है। थैंक यू फॉर कमिंग। आपके कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।